नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट 8 पर, यानी कि जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसके पार्ट 8 पर बात करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस पार्ट में देखने को मिलेंगे। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है, यानी कि 1 से लेकर के जो 7 तक पार्ट्स अपलोड किए गए हैं, तो दोस्तों उनका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर जाकर के आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आपको उन पार्ट्स में भी देखने को मिलेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक और काफ़ी सारे पीडीएफ वहाँ पर मैं सेंड कर देता हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और उससे पहले जो मैंने 7वीं वीडियो में आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा था उसका क्वेश्चन भी सुन लीजिए और साथ ही साथ आंसर भी सुन लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन था, श्रवण पद्धति ऑडिटरी सिस्टम में किसी प्रकार की खराबी हो जाती है, किसी भी प्रकार की खराबी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक श्रवण दोष। याद रखिएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था तो मैंने इसमें आपको आंसर भी बता दिया। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बाह्य कर्ण को भी कहते हैं। यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो दोस्तों बाह्य कर्ण को क्या कहते हैं? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? आउटर ईयर। दोस्तों बाह्य कर्ण को कहते हैं आउटर ईयर। और दूसरा क्वेश्चन आपका है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में उत्पन्न करती है। कह सकते हैं ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में क्या उत्पन्न करती है? तो दोस्तों जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है, यानी कि जो चीज़ हम सुनना चाहते हैं उसकी संवेदना उत्पन्न करती है। तो दोस्तों श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। साथ ही साथ तीसरा क्वेश्चन है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी भी मित्रों के पास में। जितने मित्र आपके पास पढ़ते हैं वीडियो को सभी मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है, श्रवण दिव्यांगता से बालक के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों श्रवण दिव्यांगता से बालक के शारीरिक विकास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बालक के शारीरिक विकास पर श्रवण दिव्यांगता से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, शीघ्र हस्तक्षेप। आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं शीघ्र हस्तक्षेप को तैयार कर लीजिएगा कि बच्चों में शीघ्र हस्तक्षेप किस प्रकार से किया जाता है और शीघ्र हस्तक्षेप का कार्य क्या होता है। तो ये सब चीज़ें शीघ्र हस्तक्षेप के बारे में आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर जो शीघ्र हस्तक्षेप के सेवादाता होते हैं, यानी कि जो शीघ्र हस्तक्षेप के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो मैं उनको बताया दे रहा हूँ आपको। शीघ्र हस्तक्षेप के अंतर्गत माता पिता व अभिभावक कार्य करते हैं। नेक्स्ट आपका विशेष शिक्षक कार्य करता है, मनोवैज्ञानिक कार्य करता है, बाल रोग विशेषज्ञ कार्य करता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है और ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट भी होता है। तो दोस्तों इतने होते हैं आपके शीघ्र हस्तक्षेप के अंतर्गत सेवादाता। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका। अच्छा क्वेश्चन है, व्यक्ति की क्षमता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो व्यक्ति की श्रवण क्षमता होती है इसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों व्यक्ति की श्रवण क्षमता को मापने के लिए किया जाता है आपका ऑडियोमीटर का प्रयोग। किसका दोस्तों? ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप लोग HI के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर काफ़ी सारे जो इस समय वीडियोस देखते हैं। तो ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है आपका श्रवण क्षमता को मापने के लिए। नेक्स्ट आपका खुद से स्वयं से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोग पढ़ते रहिएगा और उन क्वेश्चंस के तोड़ तोड़ करके
क्वेश्चंस बनाते रहिएगा कि जैसा कि आप लोग आपसे कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, तो उसके जो पार्ट्स हैं उनको देख लीजिएगा इस प्रकार से। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनसे आप अपने 5 नंबर के क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा, और जो शॉर्ट यानी कि जो 1 नंबर के क्वेश्चंस थे वह भी उनसे पढ़ लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स आते थे तो आप लोग तैयार करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट आपका 6वां क्वेश्चन है, ऑडियोमीटर के मुख्य कितने भाग होते हैं, यानी कि मुख्य कितने भाग होते हैं ऑडियोमीटर के। तो दोस्तों ऑडियोमीटर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, और वे 3 भाग कौन कौन से हैं यह भी देख लीजिए। दोस्तों पहला भाग आपका है इन असलेटर, ये आपका पहला भाग है। दूसरा आपका है इन अट्यूनेटर, और नेक्स्ट आपका है तीसरा भाग आपका, कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए और जो भी क्वेश्चंस आपके हैं एक बार में अगर आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी पर तो आपको बाद में पढ़ने में काफ़ी आसानी जाएगी। एन इंटरप्टर स्विच। तो दोस्तों ये होते हैं ऑडियोमीटर के मुख्यतः 3 भाग। पहला मैंने आपको बताया इन असलेटर, दूसरा आपको बताया इन अटेन्यूएटर, और तीसरा आपको बताया इन इंटरप्टर स्विच। तो ये 3 भाग होते हैं ऑडियोमीटर के, मुख्यतः 3 भाग। इंपॉर्टेंट लगाइएगा WRA, विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री। विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री होता है VRA का पूर्ण रूप। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री जो होता है ये VRA का फुल फॉर्म है या नहीं है, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, और VRA का पूर्ण रूप लिख देगा, आपको लिखना होगा। नेक्स्ट आपका 8वां क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यह माइक्रोफोन से प्राप्त हुई विद्युतीय संकेत को बढ़ाता है, अर्थात विद्युतीय संकेत की तीव्रता को बढ़ाता है। यानी कि ऐसा कौन सा यंत्र होता है जो माइक्रोफोन से प्राप्त विद्युतीय संकेतों को बढ़ा देता है, उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है। तो दोस्तों यह होता है आपका एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर का जो प्रयोग क्या होता है, यह माइक्रोफोन से जो आपकी विद्युतीय संकेत होते हैं उनको बढ़ाने का कार्य करता है। क्या? माइक्रोफोन से जो प्राप्त विद्युतीय संकेत है उनको अधिक तीव्रता से बढ़ाने का कार्य क्या करता है? एम्पलीफायर। नेक्स्ट आपका 8वां क्वेश्चन, PAD पर्सनल एम्पलीफिकेशन डिवाइस, और नेक्स्ट आपका CAI, और इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, जितना भी आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं, 5 स्टार क्वेश्चन आप यहाँ पर कह सकते हैं। CAI कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। दोस्तों CAI मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, जितने भी आप लोग स्टार बनाना चाहते हैं आप लोग स्टार बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा डेफिनेशंस पर, जो कि अच्छी डेफिनेशन है और जहाँ से आपके क्वेश्चंस भी उठते रहते हैं। तो बात होगी आज प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की, या कह सकते हैं कि मस्तिष्क का लकवा। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? मस्तिष्क का लकवा भी कहते हैं। और यह आप सभी को पता है, यह दिमागी क्षति होती है जो बच्चे में जन्म से लेकर के और जब बच्चा शिशु अवस्था में होता है तब हो जाती है, आप सभी को पता है। और यहाँ पर अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इम्पॉर्टेंट लगाइएगा बैट्सो एवं पायरेट के अनुसार 1986 में। और क्या कहा गया है? प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात एक जटिल अप्रगतिशील अवस्था है, यानी कि एक जटिल अवस्था है और अप्रगतिशील अवस्था है। यह बढ़ती नहीं है, इसको हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं, लेकिन इसको एक बार होने के बाद में यह बढ़ती नहीं है। जो कह सकते हैं जो जीवन के प्रथम 3 वर्षों में हुई मानसिक जो मस्तिष्क क्षति के कारण उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में सामंजस्य होने के कारण तथा कमजोरी से अपंगता होती है।
एक बार मस्तिष्क अगर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसको हम पुनः ठीक नहीं कर सकते और ना ही उसको बढ़ा सकते हैं, ना ही वह बढ़ता है। तो यह कहा गया है बैट्सो एवं पैरेट के अनुसार, और इम्पॉर्टेंट लगाइएगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के वर्गीकरण पर। अगर हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो आप सभी वर्गीकरण में जानते होंगे मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डाईप्लेजिया और पैराप्लेजिया, और साथ ही साथ क्वाड्रिप्लेजिया। तो कभी कभी आपसे पूछ देता है कि मोनोप्लेजिया के अंतर्गत क्या होता है, या आपसे कथन लिख देगा मोनोप्लेजिया का कथन लिख देगा और कहेगा यह किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों मोनोप्लेजिया के अंतर्गत आने वाली प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात में कोई एक हाथ या एक पैर प्रभावित होता है। आमतौर पर क्या होता है, एक हाथ प्रभावित होता है, तो वह होता है आपका मोनोप्लेजिया के अंतर्गत। ऐसे ही आपका हेमीप्लेजिया, डाईप्लेजिया, पैराप्लेजिया क्या होता है, दोनों आपके पैर प्रभावित होंगे। नाम से ही स्पष्ट है, पैराप्लेजिया यानी कि पैर प्रभावित होंगे। तो इसी प्रकार से, और कभी कभी आपसे प्रकार भी पूछ सकता है, या आपसे ऐसे कह सकता है कि जो पास्टिसिटी होता है उसके पास्टिसिटी सेरेब्रल पाल्सी के अंतर्गत क्या होता है, तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग प्रकारों को और इसके वर्गीकरण को, साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन को तैयार कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अधिगम अक्षमता। जब बात होती है अधिगम अक्षमता की तो हम कह सकते हैं कि योग्यता का अभाव। अधिगम अक्षमता को हम क्या कह सकते हैं, योग्यता का अभाव। और परिभाषा आप देख सकते हैं चैम्बर शब्दकोश के अनुसार, यह एक ऐसी दशा है जिसमें शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्ति की सामाजिक, व्यवहारिक या अन्य क्रियाओं की योग्यता आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों यह था आपका अधिगम अक्षमता की परिभाषा। और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद में वीडियो को शेयर नहीं करते, तो दोस्तों सभी मित्रों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी मित्रों को लाभ मिल सके और पास हो सके। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए स्वयं से। पेपर आपके बहुत जल्दी हैं, जो HI के स्टूडेंट्स हैं इनके पेपर हैं 12 तारीख से, यानी कि 12 जुलाई से, और समय आज हो चुका है 2 जुलाई का। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए अच्छे से। धन्यवाद।